Hello friends, so this is the part 3 of our topic energy efficiency in compressed air system. So here is the checklist for energy efficiency in compressed air system. First one is every 4 degrees Celsius rise in air inlet temperature will increase power consumption by 1%. एयर इनलेट टेम्परेचर में हर एक 4 डिग्री सेल्सियस राइज होगा, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा टेम्परेचर, तो पावर कंजम्पशन जो है कंप्रेसर का वो भी 1% तक बढ़ जाएगा। मैंने 8 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर राइज होता है एयर का तो 2% पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, जिसके लिए अपने को इंश्योर करना पड़ेगा कि एयर इनटेक टेम्परेचर जो है वो एयर इनटेक टू कंप्रेसर इज़ नॉट वार्म एंड ह्यूमिड, माने एयर जो कंप्रेसर जो एयर सक कर रहा है वो ज़्यादा गर्म और ह्यूमिडिटी वाली ना हो, और कंप्रेसर का जो लोकेशन है वो वेल वेंटिलेटेड एरिया में हो, जहाँ से वो जो एयर है एटमॉस्फेयर से सक कर रहा है। क्लीन एयर इनलेट फिल्टर्स रेगुलरली. Compressor efficiency will be reduced by 2% for every 250 mmWc pressure drop across the filter. फिल्टर के अक्रॉस प्रेशर ड्रॉप जो है वो 250 mmWc जब भी बढ़ेगा तभी अपनी कंप्रेसर की एफिशिएंसी जो है वो 2% तक कम हो जाएगी। तो एयर इनलेट फ़िल्टर जो है वो क्लीन करना चाहिए रेगुलरली, ताकि जो अपना प्रेशर ड्रॉप है वो मिनिमम रहे। Keep compressor valves in good condition by removing and inspecting once every 6 months. One out valves can reduce compressor efficiency by as much as 50%. कंप्रेसर के वाल्व की जो कंडीशन है वो चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो वियर माने घिस गया है तो वो जो है वो कंप्रेसर की एफिशिएंसी काफ़ी हद तक कम कर सकता है। Install manometers across the filter and monitor the pressure drop as a guide to replacement of element. फिल्टर के अक्रॉस जो है वो मैनोमीटर इंस्टॉल करना चाहिए एंड उसका जो प्रेशर ड्रॉप है उसको मॉनिटर करना चाहिए, ताकि अपने को हमको जो है वो पता चल सके कि कभी उसको रिप्लेस करने का टाइम जब भी आएगा तो पता चल सके, ताकि प्रेशर ड्रॉप जो है वो प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा तो अपने हमको पता चल पाएगा कि फ़िल्टर जो है वो अभी ख़राब हो चुका है। मिनिमाइज लो लोड कंप्रेसर ऑपरेशन. If air demand is less than 50% of compressor capacity, consider changeover to a smaller compressor or reduce compressor speed appropriately by reducing motor pulley size in case of belt driven compressors. अगर आपका कंप्रेसर जो है वो बहुत ही कम लोड में चल रहा है, एयर डिमांड जो है उसकी कम है, उसकी कैपेसिटी के 50% से भी कम है, अगर एयर अपने काफ़ी कम यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो उसकी कैपेसिटी है उसको कम करना चाहिए, या फिर आप छोटी साइज़ का कंप्रेसर नया ले आओ, या फिर उसकी स्पीड जो है वो कंप्रेसर की स्पीड जो है वो उसको रिड्यूस करो। मोटर की पुली की साइज़ जो है वो उसको छोटी करोगे या कंप्रेसर की पुली की साइज़ जो है वो छोटी करोगे। अगर बेल्ट ड्रिवन कंप्रेसर है तो कंप्रेसर और मोटर दोनों में पुली रहेगी, किसी एक की साइज़ आप पुली की कम करोगे तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, जिससे कि आपका कंप्रेसर की कैपेसिटी जो है वो भी कम हो जाएगी और वो पावर कंजम्पशन कम करेगा, ताकि जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो हो पाएगा। Fold intercoolers reduce compressor efficiency
and cause more water condensation in air receivers and distribution lines, resulting in increased corrosion. Periodic cleaning of intercoolers must be ensured. टाइम टू टाइम जो इंटरकूलर्स है उसका क्लीनिंग करना ज़रूरी रहता है। जब ये एयर जो है वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि इंटरकूलर्स किसके लिए यूज़ होता है डिटेल में, तो उसकी जो है वो क्लीनिंग करना चाहिए पीरियोडिकली, ताकि जो फॉल हो जाता है टाइम से, तो फॉल्ट रहता है इंटरकूलर, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। कंप्रेसर फ्री एयर डिलीवरी टेस्ट माने पंप अप टेस्ट must be done periodically to check the present operating capacity against its design capacity, and corrective steps must be taken if required. जो मैंने बताया जैसे कैसे करते हो उसका एग्जांपल भी दिखाया था सेकंड पार्ट में, तो वो टेस्ट जो है पंप अप टेस्ट वो पीरियोडिकली करते रहना चाहिए। और अगर आपका जो डिज़ाइन कैपेसिटी से एक्चुअल कैपेसिटी कम आता है, जैसे उसमें दिखाया था कि 10% से अगर ज़्यादा कम हुई है आपकी कैपेसिटी, तो करेक्टिव एक्शंस उसके जो है वो लेने चाहिए अपने को कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। क्या दिक्कत है कंप्रेसर में वो लुकआउट करना चाहिए कि अगर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है तो डिफ्यूज़र जो है वो वन आउट हो गया है या इम्पेलर वन आउट हो गया है, कि क्या दिक्कत है वो फाइंड आउट करना चाहिए और वो करेक्टिव एक्शन टेक करके उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए। इफ़ मोर देन वन कंप्रेसर इज़ फीडिंग टू अ कॉमन हेडर, compressors must be operated in such a way that only one small compressor should handle the load variations, whereas other compressors will operate at full load. जब भी आपका काफ़ी सारे कंप्रेसर है और एक कॉमन हेडर है कि सब कंप्रेसर मिलके एक कॉमन हेडर में अगर एयर दे रहे हैं, तो वो मेक श्योर करना चाहिए कि जो लार्जर साइज़ के कंप्रेसर्स हैं वो फुल लोड पे रहने चाहिए, चलने चाहिए। और जो छोटी साइज़ का सबसे छोटी साइज़ का कंप्रेसर रहेगा, वो जो वेरिएशन वाला लोड है, कोई मशीन बंद रहता है या चालू रहता है, फ्लक्चुएटिंग लोड है, उसको हैंडल करने के लिए स्मॉल साइज़ का कंप्रेसर वो पार्ट लोड में चलना चाहिए, बाकी सब कंप्रेसर फुल लोड में चलने चाहिए। वैसा कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए टू कंजर्व एनर्जी। The possibility of heat recovery from hot compressed air to generate hot air or water for process application must be economically analyzed in case of large compressor. अगर लार्ज कंप्रेसर है तो फाइंड आउट करना चाहिए कि कहीं पॉसिबिलिटी है हीट रिकवरी करने की, कहीं पे कंप्रेस्ड एयर, हॉट कंप्रेस्ड एयर जो है वो जनरेट हो रही है क्या। अगर हो रही है तो उसको फिर अपने हीट जो है वो एक्सचेंज करना चाहिए, कहीं पे कोई दूसरी एप्लीकेशन अगर अपनी प्रोसेस में है जहाँ हॉट एयर या वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हीट एक्सचेंज करा के यूज़ में लेना चाहिए। Consideration should be given to two-stage or multi-stage compressor, as it consumes less power for the same air output than a single stage compressor. अगर पॉसिबल हो तो टू स्टेज या मल्टी स्टेज कंप्रेसर को ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो सिंगल स्टेज कंप्रेसर से पावर कंजम्पशन उसका लेस रहता है, कम रहता है। If pressure requirements for processes are widely different, that is 3 bar to 7 bar, it is advisable to have two separate compressed air systems. अगर आपका जैसे प्रोसेस है उसमें दो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कोई इक्विपमेंट जो है उसको 3 बार प्रेशर चाहिए और कोई इक्विपमेंट है जिसको 7 बार प्रेशर चाहिए, तो एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप एक ही कंप्रेसर से दोनों इक्विपमेंट के चलाओ, दोनों इक्विपमेंट को चलाओ। उससे अच्छा दो सेपरेट कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, माने दोनों एप्लीकेशन के लिए दो अलग अलग कंप्रेसर होने चाहिए,
ताकि जो 3 बार वाला है उसके लिए जनरेशन ही कम करना पड़े अपने को। वैसे भी कई कंप्रेसर आते हैं जो लो प्रेशर कंप्रेसर कहलाते हैं, तो उसके लिए क्या उसका पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, उसको बनाना ही कम प्रेशर का पड़ेगा और डिलीवर भी कम प्रेशर पर करेगा। जबकि आगे अपने पढ़े है कि हायर प्रेशर जनरेट करने के लिए वो कंजम्पशन भी, पावर कंजम्पशन भी हायर करेगा। सो अगर डिफरेंट रिक्वायरमेंट है तो डिफरेंट कंप्रेस्ड एयर सिस्टम करना चाहिए। रिड्यूस कंप्रेसर डिलीवरी प्रेशर वेरेवर पॉसिबल टू सेव एनर्जी। जहाँ जहाँ पॉसिबल है डिलीवरी प्रेशर जो है कंप्रेसर का उसको रिड्यूस करना चाहिए। प्रोवाइड एक्स्ट्रा एयर रिसीवर्स एट पॉइंट्स ऑफ हाई साइक्लिक एयर डिमांड विच परमिट्स ऑपरेशन विदाउट एक्स्ट्रा कंप्रेसर कैपेसिटी। जो एयर रिसीवर अपने रखते हैं टू स्टोरेज ऑफ एयर, फॉर स्टोरेज ऑफ एयर, वो बने उतना एक्स्ट्रा रखना चाहिए ताकि वो जो है हाई साइक्लिक डिमांड, जो एयर डिमांड, फ्लक्चुएटिंग एयर डिमांड रहती है उसको फुलफ़िल करेगा, और जो एक्स्ट्रा कंप्रेसर कैपेसिटी अगर रिक्वायर्ड रहती है उसको कम करेगा। Retrofit with variable speed drives in big compressors, say over 100 kilowatt, to eliminate the unload running condition altogether. अगर 100 किलोवाट से बड़ी साइज़ का कंप्रेसर है तो लोड अनलोड जो रहता है उसमें अनलोड जो कंडीशन में कंप्रेसर रहता है फिर भी वो पावर कंजम्पशन करेगा, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको निकालने के लिए, बंद करने के लिए वेरिएबल स्पीड ड्राइव VFD लगाना चाहिए ताकि अपना अनलोड पावर कंजम्पशन जो है वो एलिमिनेट कर सके और पावर कंजम्पशन हो सके, कंजर्वेशन हो सके। कंप्रेस्ड एयर लीकेज ऑफ 40 to 50% is not common. Carry out periodic leak tests to estimate the quantity of leakage. अगर आप वो लीक टेस्ट करते हो वो कैरी आउट करना चाहिए पीरियोडिकली, एंड वो लीक टेस्ट में अगर आइडेंटिफाई होता है कि जो अपना एयर लीकेज है वो 40 to 50% है तो वो कॉमन नहीं है, उसमें फिर लीकेज को रिपेयर करने के लिए वर्कआउट जो है वो करना चाहिए, वो लीकेज क्वांटिटी को कम करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। A smaller dedicated compressor can be installed at load point located far off from the central compressor house instead of supplying air through lengthy pipelines. आप अगर कोई रिक्वायरमेंट काफ़ी दूर है कंप्रेसर रूम से, कोई जो प्रोसेस इक्विपमेंट जो अपना लगा रखा है वो काफ़ी दूर है अगर कंप्रेसर हाउस से, तो फिर वहाँ पे वो एंड यूज़ के पास कोई स्मॉलर साइज़ का दूसरा एक कंप्रेसर लगाना चाहिए, जो उसके बदले कि पाइपलाइन आप लेंथी लगाओगे तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा। Install equipment interlocked solenoid cutoff valves in the air system so that air supply to a machine can be switched off when not in use. इक्विपमेंट पे सोलेनॉइड वाल्व लगाना चाहिए ताकि जब भी मशीन अपना इक्विपमेंट जो है एयर कंज्यूमिंग वो शट ऑफ कंडीशन में रहे, जब भी बंद रहे उस टाइम पे जो अपना एयर सप्लाई जो है वो भी बंद हो सके ऑटो में। मिसयूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर सच एज फॉर बॉडी क्लीनिंग, एजिटेशन, जनरल फ्लोर क्लीनिंग and other similar applications must be discouraged in order to save compressed air and energy. तो जहाँ भी आप मिसयूज होता देखो उसको रोकना चाहिए, जैसे बॉडी क्लीनिंग है, फ्लोर क्लीनिंग है, वगैरह चीज़ों में जो एयर का है वो मिसयूज करते हैं लेबर्स, तो उसको जो है वो बंद करना चाहिए ताकि अपना कंप्रेस्ड एयर का जो है और एनर्जी का जो है वो कंजर्वेशन हो सके। इफ़ अ 1/4 hose pipe
is kept open at a 7 bar compressed air line for cleaning for at least 1000 hours per annum. It can cost about rupees 1 lakhs per annum. If absolutely necessary, compressed air should be used only with blowguns to keep the air pressure below 2 bar. जैसे कि आप क्लीनिंग एयर के लिए 1/4 का साइज का होस पाइप आप खुला रखते हो 7 बार प्रेशर पे, और सालाना आप 1000 घंटे उसको ऑपरेट करते हो, माने दिन का कुछ 2 घंटा आजू बाजू ही होगा। इट कैन सो वो आपको सालाना 1 लाख रुपया तक का कॉस्ट पड़ेगा। और अगर इतना ही ज़रूरी है आपको क्लीनिंग करना, तो फिर वो ब्लो गन से या फिर एयर नोज़ल से वैसे इक्विपमेंट लगाने चाहिए होस पाइप पे आगे, ताकि वो जो है वो एयर प्रेशर को है वो कम कर सके और अपना जो कोस्टिंग है उसको भी कम कर सके। Pneumatic equipment should not be operated above the recommended operating pressure, as this not only wastes energy but can also lead to excessive wear of equipment's components, which leads to further energy wastage. जो इक्विपमेंट है जो एयर यूज़ कर रहा है उसका गाइडलाइन रहेगा कि मिनिमम परमिसिबल जो ऑपरेटिंग प्रेशर हो उतने पे ही चलाना चाहिए। उसका एयर प्रेशर का जो सेटिंग है वो ऑप्टिमम सेट करके रखना चाहिए, ताकि जो एयर का कंजर्वेशन है वो हो सके और एयर एनर्जी का वेस्ट है उसको रोक सके। न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय मैकेनिकल सिस्टम, as the former consumed about 8 times more energy. Highest possibility of energy savings is by reducing compressed air use. अगर ट्रांसपोर्ट में न्यूमेटिक को रिप्लेस करके मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे जैसे ऑब्जर्व किया हुआ है कि मैकेनिकल सिस्टम से न्यूमेटिक सिस्टम है वो 8 गुना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो एनर्जी सेविंग की पॉसिबिलिटी वही रहेगी कि जहाँ हो सके कंप्रेस्ड एयर का यूज़ जो है उसको कम करना है और उसको रिप्लेस करना है मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली कोई भी सिस्टम में। A reduction in the delivery pressure by 1 bar in a compressor would reduce the power consumption by 6 to 10%. अगर आप प्रेशर सेटिंग जो है कंप्रेसर पे 1 बार तक का कम कर रहे हो, जैसे कोई सेट कर रखा है 7 बार का, उसको कम करके आप 6 बार करोगे तो पावर कंजम्पशन जो है वो जो लेता होगा पहले कंप्रेसर उससे 6 से लेकर 10% तक कम होगा उसका पावर कंजम्पशन। फॉर द सेम कैपेसिटी a compressor consumes more power at higher pressures. आप सेम कैपेसिटी का कंप्रेसर है पर प्रेशर सेटिंग जो है वो हायर रखते हो तो उसका पावर कंजम्पशन है वो हायर होगा। अगर प्रेशर सेटिंग जितना आप लोअर रखोगे तो पावर कंजम्पशन भी उतना ही लोअर होगा सेम कैपेसिटी के सेम कंप्रेसर के लिए। So they should not be operated above their optimum operating pressure, as this not only wastes energy but also leads to excessive wear leading to further energy waste. तो ऑप्टिमम प्रेशर पे ही चलाना चाहिए, आप ज़्यादा रखोगे तो वो एनर्जी ही वेस्ट करेगा। The volumetric efficiency of a compressor is also less at higher delivery pressures. आप जितना प्रेशर हायर रखोगे डिलीवरी का उतना ही वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो कम होता जाएगा। सो जितना आप डिलीवरी प्रेशर कम रखोगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है जो वो सही रहेगा। टिपिकल एक्सेप्टेबल प्रेशर ड्रॉप in industrial practice is 0.3 bar in main header at the farthest point and 0.5 bar in distribution system. आपका
पूरे कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में एक्सेप्टेबल प्रेशर ड्रॉप जो है वो 0.3 बार है। जो सबसे दूर पॉइंट का जो मेन हेडर है वहाँ पे, और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 0.5 बार से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। The air main should be given a fall of not less than 1 meter in 100 meter in the direction of airflow, and the distance between drainage points should not exceed 30 meter. आपका एयर पाइपलाइन या पाइप सिस्टम जो है वो एयर पाइपलाइन में जो 100 मीटर का पाइप आप अगर फिक्स करते हो तो उसमें 1 मीटर जितना आपको स्लोप रखना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में एयर जो है वो फ्लो कर रहा है। और अपना ड्रेन पॉइंट्स के लिए जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Volume of the air receiver in meter cube should be 1/10th to 1/6th of output in meter cube per minute. रिसीवर का वॉल्यूम जो है वो आउटपुट जो है अपना कैपेसिटी उसका 1/10th to 1/6th जो है भाग वो होना चाहिए। If a compressor is oversized and operates at unloading mode for long periods, an economical way will be to suitably change the pulley size of the motor or compressor and reduce the RPM to derate the compressor to a lower capacity. जैसे कि आगे मैंने बताया, ऐसे ही कंप्रेसर अगर ओवरसाइज्ड है, ज़रूरत से ज़्यादा साइज का अगर कंप्रेसर है तो और अनलोड में ज़्यादा पीरियड तक चल रहा है तो उसकी जो कैपेसिटी है उसको कम करने के लिए आपको मोटर या कंप्रेसर की पुली की साइज़ जो है उसको बदलना चाहिए, या फिर आरपीएम स्पीड कम करने के लिए एक्शन लेना चाहिए, जैसे कि वीएफडी लगाओ या कुछ भी करके उसका जो कंप्रेसर है उसकी कैपेसिटी को कम करना चाहिए, पावर कंजम्पशन कम करने के लिए। सो चेकलिस्ट जो है वो इधर ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ मैंने जो अपना वॉल्यूम फ्लो रेट है उसका कन्वर्जन फैक्टर्स जो है कि अलग अलग जो उसका है यूनिट्स उसमें कन्वर्जन करने के लिए कन्वर्जन कैलकुलेशन जो है वो मैं दे रखा हूँ। CMM जो कि क्यूबिक मीटर पर मिनट टू क्यूबिक फीट पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ये कैलकुलेशन है कि 1 मीटर क्यूब पर मिनट जो है इज इक्वल टू, आप सब जानते होंगे कि मीटर टू फीट में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट रहता है। तो मीटर का क्यूब है तो 3.28 का क्यूब करेंगे तो अपने को मीटर क्यूब से क्यूबिक फीट पर मिनट में मिल जाएगा। तो आप 3.28 का क्यूब करोगे तो आंसर आएगा 35.28। अगर आपको 1 मीटर क्यूब पर मिनट से एक मीटर क्यूब पर मिनट को कन्वर्ट करना है क्यूबिक फीट पर मिनट में तो आंसर आएगा 35.28। वैसे ही मीटर क्यूब पर आवर क्यूबिक मीटर पर आवर को क्यूबिक फीट पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो सेम जैसे कि 1 घंटे में 60 मिनट रहते हैं तो सेम मीटर क्यूब का आपको फीट क्यूबिक फीट में लिए लेने के लिए 3.28 का क्यूब करना पड़ेगा और उसको डिवाइड करने पड़ेगा 60 के लिए, डिवाइड करना पड़ेगा 60 से आवर का मिनट में करने के लिए। तो जो आंसर आएगा 0.588 वो आपका कन्वर्जन फैक्टर रहेगा। और क्यूबिक मीटर पर सेकंड को क्यूबिक फीट पर मिनट में करने के लिए जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकंड रहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब पर सेकंड को आप देखोगे तो 60 मीटर क्यूब पर मिनट हो जाएगा। और मीटर क्यूब पर मिनट का आपको पता है कि भी 1 मीटर क्यूब पर मिनट का 35.28 क्यूबिक फीट पर मिनट रहता है। तो फिर 60 का कितना, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 35.28 करोगे तो आंसर आ जाएगा 2118.88 क्यूबिक फीट पर मिनट। ये अपना कन्वर्जन फैक्टर था अलग अलग फ्लो रेट का। जैसे कि रेफरेंस मैंने आपको बता ही रखा है आगे कि
ये और कहीं से नहीं, पर गाइड बुक जो है नेशनल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए एनर्जी मैनेजर्स एंड एनर्जी ऑडिटर्स का, बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वहाँ से लिया हुआ है। और इमेजेस जो है वो गूगल रिसर्च से ली हुई है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन you can comment it.